25 लाख पेंशनरों में से 4 लाख पेंशनभोगी ओआरओपी एरियर के लिए योग्य ही नहीं है, जिसमें मोस्टली जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओज है, वो ओआरओपी 2 के दायरे से ही बाहर हो गए। उनकी पेंशन पहले से ज़्यादा है और ओआरओपी 2 में जो टेबल आई है उसमें उनकी पेंशन कम है। तो बता दिया कि 4 लाख तो पहले से ही इनएलिजिबल है, यानी उनको एरियर देना ही नहीं है। तो ये सरकार के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आगे बताया है रीजन कि 2018 में रैंक के लिए जो एवरेज पेंशन है उससे ये अधिक प्राप्त कर रहे हैं और इसलिए यह संख्या घटकर 21 लाख हो गई। सबसे बड़ी बात तो सरकार को प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल गया कि 4 लाख पेंशनर को तो आपको ओआरओपी का एरियर देना नहीं है और ओआरओपी 3 तक ये आते आते 10-12 लाख हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन के ऊपर 20 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने मिसलेनियस एप्लीकेशन 219 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की थी और मांग की थी कि आपने जो फैसला दिया है कि 15 मार्च 2023 तक सभी एलिजिबल पेंशनर्स को ओआरओपी का एरियर दे दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने आपके फैसले का सम्मान ना करते हुए 20 जनवरी 2023 को ये ऑफिशियल ऑर्डर निकाल दिया कि एरियर 4 बराबर किस्तों में दिया जाएगा। तो इसके अगेंस्ट जाते हुए इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर की थी उसके ऊपर जो जजमेंट आया था वो अब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन अब ये वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। मैंने वेबसाइट से इसके ऑर्डर की कॉपी भी डाउनलोड की है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इस ऑर्डर में जो एक्चुअल फैक्ट हियरिंग के दौरान हुए थे उन सब को मैं आपको एक एक करके पैरा वाइज समझाऊंगा कि क्या इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के वकील ने क्या पैरवी की, अटॉर्नी जनरल ने क्या पैरवी की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसके बाद जो फाइनल जजमेंट आया है उसमें क्या बातें लिखी हुई है। यहां सबसे बड़ी बात इस फैसले में सरकार की ओर से ये माना गया कि वो सीनियर सिटीजन को भी एक ही किस्त में एरियर दे देगी। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातें सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद अपनी ओर से उसके ऊपर आदेश भी पास किया है। तो आइए ज़्यादा हम डिस्कशन ना करते हुए इस फैसले को समझ लेते हैं। इस फैसले में ऐसी ऐसी बातें कही गई है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह फैसला आप सबसे जुड़ा हुआ है। वन रैंक वन पेंशन 3 का इंतजार अभी से शुरू हो चुका है और हम अभी तक वन रैंक वन पेंशन 2 में ही जी रहे हैं, जबकि जुलाई 2019 तक ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। ओआरओपी 2 का एरियर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये किस्तों में खींचते खींचते 2024 आ जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यहाँ पे सम्मान करते हैं, लेकिन जो फैसले में एचएससी ने लिखा है उसको हम जानने का अधिकार रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑर्डर जो 20 मार्च 2023 को जारी किया गया है। इसके पैरा 1 में कहा गया है कि 16 मार्च 2022 को फैसला और एरियर को 3 महीने की अवधि के भीतर सभी पेंशनर्स को भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। 16 मार्च 2022 को फाइनल फैसला ओआरओपी के ऊपर आ चुका था। 419/2016 जो रिट पिटीशन आईएसएम की ओर से दायर की गई थी 2016 में, उसके ऊपर फाइनल फैसला आया था 16 मार्च 2022 को और 3 महीने में पूरा का पूरा एरियर देने का फैसला जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन सरकार पहुंच गई समय बढ़ाने की मांग को लेकर। तो पैरा 2 में कहा गया है कि समय के विस्तार की मांग करते हुए सरकार द्वारा लगातार आवेदन दायर किए गए थे। पैरा 3 में कहा गया है कि साथियों में पैरा 3 आना था लेकिन पैरा 2 रिपीट आ रहा है। तो दूसरी बार जो पैरा 2 आया उसमें कहा गया कि इस न्यायालय के
दिनांक 9 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा जो समय को 15 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था। फिर आगे कहा गया कि श्री आर वेंकटरमणी भारत के महान्यायवादी ने रिकॉर्ड पर यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से अनुपालन नोट रखा। आप सभी को पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और रक्षा सचिव से एफिडेविट मांगा था कि आप किस प्रकार इसको इंप्लीमेंट करोगे। तो वो इंप्लीमेंट करने के लिए नोट, जिसे अनुपालन नोट कहा जा रहा है, वो पटल पे रखा। भारत के महान्यायवादी के अलावा हमने पेंशन भोगियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुजेफा ए अहमदी को भी सुना। ये बात सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कह रहे हैं। उसके बाद समय के विस्तार के लिए यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से किए गए अनुरोध का विरोध करते हुए श्री अहमदी सीनियर एडवोकेट ने कहा, क्योंकि इससे पहले 17 तारीख को सरकार ने एक एफिडेविट दायर कर दिया, अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगा दी कि हमें और समय की जरूरत है यदि एरियर को एक ही किस्त में जारी करना है तो 20 मार्च 23 को जब हियरिंग हो रही थी तो पेटिशनर की ओर से जो एडवोकेट वहां पे पैरवी कर रहे थे श्री अहमदी जी, उन्होंने जबरदस्त बहस की। उन्होंने कहा बकाया का भुगतान 2019 में ही हो जाना चाहिए था। इस न्यायालय के दिनांक 16 मार्च 2022 के निर्णय द्वारा सरकार को बार बार पर्याप्त समय भी दिया गया है और वास्तव में जो असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, उन्होंने तो 28 फरवरी 2023 को एक लेटर भी जारी कर दिया और उस लेटर में कहा कि माननीय न्यायालय के दिनांक 27 फरवरी 2023 के आदेश के अनुपालन में सभी पेंशनर्स को 15 मार्च 2023 तक एक ही किस्त में ओआरओपी का एरियर जारी कर दो। आपको याद होगा 27 फरवरी 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा सचिव की कड़ी खिंचाई की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना क्यों नहीं कर रहे हो, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद रातों रात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह अप्रूवल दे दिया और सीजीडीए पीसीडीए को आदेश दे दिया कि आप जल्द से जल्द अपना सर्कुलर या लेटर जारी करो और 15 मार्च 2023 तक सभी बैंकों, सीपीपीसी और स्पर्श को लिख दो कि आप 15 मार्च 23 तक पूरा का पूरा एरियर एक ही किस्त में सभी पेंशनर्स को जारी कर दो। अब हुआ यूं, 28 फरवरी को यह लेटर पीसीडीए की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, लेकिन 2 मार्च को इस लेटर को बिना किसी कारण बताए हटा लिया और उसी लेटर यानी जिसका सर्कुलर नंबर 667 था, यहां पे जिक्र किया अहमदी जी ने कि पीसीडीए ने तो सर्कुलर ही जारी कर दिया था कि एक किस्त में एरियर दे दो, तो अब यह समय बढ़ाने की मांग वापस लेके कहां से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहुंच गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या वहां पे हियरिंग में जो डिस्कशन हुआ है। पैरा 5 में यानी जो रिकॉर्ड रखा गया, सरकार की ओर से रिकॉर्ड रखा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि हमें और समय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा कि रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से यह पता चलता है कि जो पूर्व सशस्त्र बल पेंशन भोगियों की कुल संख्या लगभग 25 लाख है और इनको देना 28,000 करोड़ रुपए है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में केंद्र ने 5,85,000 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं, इसमें से 1.32 लाख रुपए जो पेंशन में वितरित के लिए नियोजित किए गए हैं। फिर 22-23 के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 तक 1.2 लाख करोड़ रुपए की राशि पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। 28,000 करोड़ रुपए की राशि जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है 2019 से लेके 2022 के लिए ओआरओपी के भुगतान के बकाया से संबंधित है, जिसको सरकार एक एक्स्ट्रा खर्चा समझ रही है। नोट जो रिकॉर्ड पर रखा गया उसमें कहा गया, आप यहां पे पैरा 6 में देखें,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बता रहे हैं, जो बेंच है वो बता रही है कि सरकार की ओर से जो रिकॉर्ड पे रखा गया, यानी जो अपनी तरफ से एफिडेविट और एप्लीकेशन दायर की गई, काउंटर एफिडेविट दायर किया गया, उसमें कहा गया कि 2022-23 के लिए पास किया गया बजट से ओआरओपी का एरियर नहीं दिया जा सकेगा। यानी 2022-23 में जो बजट अलॉट किया गया वो विशाल खर्चे को एक बार में एडजस्ट करने के लिए स्थिति में नहीं है। आपने यहां पे देखा 22-23 में जो बजट रखा गया वो 5.85 लाख करोड़ रुपए था, और 2019 से लेके 2022 तक जो ओआरओपी का एरियर बन रहा है वो बन रहा है 28,000 करोड़ रुपए। तो 2022-23 के बजट में से 28,000 करोड़ रुपए नहीं दे सकते, वो तो पता ही है कि लगभग 6 लाख ही है 2022-23 के लिए। सामरिक क्षेत्र के नाते रक्षा मंत्रालय को अपनी परिचालन प्रतिबद्धताओं पर वित्तीय खर्च और रक्षा पेंशनरों सहित अपने कर्मियों पर किए गए खर्च के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना पड़ता है। एमओडी का कहना है कि उसको सिर्फ केवल ओआरओपी का एरियर ही नहीं देना है, उसको जो एक्टिव सेनाएं हैं उनका खर्चा भी देखना है, इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट भी खरीदने हैं और पेंशन भी देनी है। इन सब के बीच सरकार को संतुलन बनाना पड़ता है, और जो संसाधन है वो लिमिटेड है, यानी इनकम है वो लिमिटेड है। तो खर्चों को इस तरह से विनियमित करने की आवश्यकता है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेज की परिचालन तत्परता से समझौता किए बिना व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो एमओडी और सरकार की ओर से जो बात कही गई है, इनका पैरा 6 के अनुसार कहना है कि सरकार को केवल पेंशनर्स का ओआरओपी का एरियर ही नहीं देना है, बाकी रक्षा के क्षेत्र में जो खर्चा है उसको भी लेके चलना होता है। चलिए आगे क्या कहा गया है देखते हैं हम पैरा 7 में। रक्षा मंत्रालय ने ओआरओपी के लिए फंड के प्रावधान के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में मामला उठाया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे इम्पॉसिबल बताते हुए जवाब में जो कारण बताया वो यहां पे नीचे लिखा हुआ है। द रीजन्स फॉर फेज्ड स्टैगर्ड पे आउट ऑफ द एरियस कंपोनेंट ऑफ रुपीज 28,137.49 करोड़ आर एज फॉलोज। यानी जो 28,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके लिए कुछ एक यहाँ पे कारण बताया हुआ है। सबसे पहले कारण बताया कि उच्च राजकोषीय घाटे के कारण जो कैश है यानी नकदी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यानी एक ही किस्त में सबको एरियर जारी करना पड़ा तो सरकार को राजकोषीय घाटे की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्व इसकी प्राप्तियों की तुलना में धीमी गति से अर्जित होता है। यानी जो रिसिप्ट रेवेन्यू है वो रिसिप्ट की बजाय बहुत ही स्लो गेन होता है। अन्य बातों के साथ साथ पहले से संप्रेषित बाजार उधार की योजना के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसलिए सरकार को अपने तरीकों और साधनों के भीतर बने रहने में सक्षम बनाने के लिए जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और इन भुगतान प्राथमिकताओं में अन्य बातों के साथ साथ उधार के लिए ब्याज या लोन भुगतान, उसके साथ साथ वेतन और नियमित पेंशन वितरण जो कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को देना होता है, साथ ही डेवलपमेंट, फिर सोशल सिक्योरिटी, इन सब के साथ साथ सबसे ज़रूरतमंद और गरीबों के लिए कल्याणकारी भुगतान जैसे कि भोजन और उर्वरक सब्सिडी शामिल है। यानी सरकार का कुल मिला कहना है कि हम सेनाओं को नहीं देख सकते, सेना के साथ साथ अन्य समाज भी है, सोसाइटी है, देश को चलाना होता है। इसलिए इन सब बातों को भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देखना होता है। आगे उन्होंने कहा है कि पेंशन बकाया का नकद भुगतान करने के लिए अधिक उधार लेना राजकोषीय विवेक के विरुद्ध होगा। यानी यदि हमने 28,000 करोड़ रुपए एक साथ ही कहीं से उधार लिए तो ये राजकोषीय विवेक के विरुद्ध होगा।
सरकार वन रैंक वन पेंशन बकाया के किस्तों में भुगतान की धारणा के आधार पर वर्ष के लिए बाजार से सी-सेक उधार की योजना को पहले ही पूरा कर चुकी है। यानी जो वन रैंक वन पेंशन में एरियर देना है उसकी प्लानिंग में सरकार पहले ही कर चुकी है। जो उधार लेना था, जहां से फंड इकट्ठा करना था, उसकी योजना पहले ही फाइनल हो चुकी है। केंद्र द्वारा वर्ष के अंत में उधार लेने पर रोक वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में राज्यों को उधार लेने के लिए जगह छोड़ने की एक सोची समझी नीति का हिस्सा है। यानी स्टॉपेज ऑफ बोरोइंग एट ईयर एंड बाय द सेंटर इज पार्ट ऑफ ए डेलिब्रेट पॉलिसी ऑफ लीविंग द स्पेस टू स्टेट्स टू बोरोइंग इन द लास्ट मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और फाइनली रीजन बताया कि केंद्र द्वारा अचानक परिवर्तन या अतिरिक्त उधार लेने से राज्यों और निजी क्षेत्र को प्रभावित करने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। इसलिए नए सिरे से उधार लेने से मैक्रो इकोनॉमिक प्रभाव बहुत प्रतिकूल होने की संभावना है और यह संभव नहीं है। कुल मिलाकर इनका कहना है कि हमने 28,000 करोड़ रुपए कहीं से ले लिए तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि सरकार की तत्काल प्राथमिकताएं आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना और बनाए रखना, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना और सबसे गरीब और जरूरतमंदों को आर्थिक कठिनाइयों के घातक प्रभावों से बचाना है। सरकार की प्राथमिकता में यह शामिल नहीं है कि जिसने देश की सेवा की है, जिसकी वजह से आज देश यहाँ पे खड़ा है, जिसने सीमाओं पर खड़े रहकर हमेशा देश के लिए सोचा है, उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। इसके अलावा प्राथमिकताएं यहाँ पे सरकार की हजारों हैं जो अभी यहाँ पे बताई गई है। अब आगे कहा गया है कि राज्य की राजकोषीय क्षमता की सीमा और समाज के विभिन्न वर्गों की कल्याणकारी जरूरतों को संतुलित करने और प्राथमिकता देने की परिमाणीय आवश्यकता को देखते हुए यह अनिवार्य है कि सरकार के अपने नकदी क्षेत्र के प्रबंधन में विवेकाधिकार की अनुमति दी जाए और इसे बरकरार रखा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस निवेदन पर अनुकूल विचार समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास और कल्याण वितरण में समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देगा। यानी रीजन इतना बड़ा लिखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ा कि 28,000 करोड़ रुपए यदि पूर्व सैनिकों को दे दिए गए तो देश काम करना बंद कर देगा। यानी इतना बड़ा राजकोषीय घाटा हमारे सरकार को झेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से आगे गरीबों को, दूसरे समाज को, देश के कल्याण को, विकास को, इन सब के ऊपर फुल स्टॉप लग सकता है। जबकि सरकार चाहे तो सरकार दूसरे देशों में 28,000 करोड़ क्या 1-1 लाख करोड़ रुपए ऐसे ही दान में दे देती है, लेकिन अपने पूर्व सैनिकों को 28,000 करोड़ रुपए देने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे राजकोषीय घाटे के बारे में लिखी गई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखी हुई जानकारी है, अपनी तरफ से बनाई हुई कोई जानकारी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं पैरा 8 में। अब इतनी जो पृष्ठभूमि बना दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और रक्षा मंत्रालय ने, केंद्र सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष जो प्रस्ताव रखे गए वे निम्नलिखित है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बताया जा रहा है कि सरकार जो प्रस्ताव लेके आई कि हम किस प्रकार जो ओआरओपी के एरियर को देना चाहते हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप एफिडेविट दायर करके बताएंगे कि आप अब बकाया किस प्रकार पूरा भुगतान करेंगे। तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम 25 लाख पेंशनरों में से 4 लाख पेंशनभोगी ओआरओपी एरियर के लिए योग्य ही नहीं है, जिसमें मोस्टली जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओज है, वो ओआरओपी 2 के दायरे से ही बाहर हो गए। उनकी पेंशन पहले से ज़्यादा है और ओआरओपी 2 में जो टेबल आई है उसमें उनकी पेंशन कम है। तो बता दिया कि 4 लाख तो पहले से ही इनएलिजिबल है, यानी उनको एरियर देना ही नहीं है। तो ये सरकार के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आगे बताया है रीजन कि 2018 में रैंक के लिए जो एवरेज पेंशन है उससे ये अधिक प्राप्त कर रहे हैं और इसलिए ये संख्या घटकर 21 लाख हो गई। सबसे बड़ी बात तो सरकार को प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल गया कि 4 लाख पेंशनर को तो आपको ओआरओपी का एरियर देना ही नहीं है, और ओआरओपी 3 तक ये आते आते 10-12 लाख हो जाएगा। और जो पॉलिसी रही कि एवरेज के आधार पर ही सबको फिक्स करना है,
और एवरेज में भी जो रिटायरमेंट ईयर है, मान लो कि 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21, 22 साल, उनको एक ही रेंज में रख दिया। तो इस प्रकार आने वाले समय में जो टेबलें बनेगी उनमें लगभग जो पेंशनर्स है ओआरओपी से बाहर होते जाएंगे, क्योंकि उनकी पेंशन जो भी होगी उससे टेबल में कम दिखाई जाएगी, तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे ही नहीं। सिंपल फॉर्मूला है। अब आगे कहा कि अब 21 लाख में से 6 लाख फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विजेता है, और उनके बकाया भुगतान का जो एरियर का भुगतान है वो 31 मार्च 2023 तक किया जाएगा। लेकिन जो बहुसंख्यक संवितरण एजेंसियां की भागीदारी को देखते हुए और अशुद्धियों से बचने के लिए और सम्मान पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि हम 6 लाख फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को एरियर का भुगतान 30 अप्रैल 2023 तक करेंगे। एक महीना और इन्होंने मांग लिया, 31 मार्च 2023 तक समय था। अब ये सरकार बोल रही है कि हम 30 अप्रैल 2023 तक करेंगे, हमें और एक महीना समय दिया जाए। अब इसके साथ साथ बात आ गई 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगी, जिनकी संख्या 4 लाख है, और बजट परिव्यय की बाधाओं और संवितरण प्रणाली की बहुलता को देखते हुए इस वर्ग के संबंध में ओआरओपी एरियर का एक बार में पूर्ण भुगतान के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया जाए। इस फैसले में और सरकार ने अपनी जो प्रोपोजल रखा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार 70 वर्ष से जो अधिक उम्र के पेंशनर्स है उनको भी एक ही किस्त में एरियर देना चाहती थी, लेकिन उनको समय चाहिए 31 जुलाई 2023 तक। अब हम बात करेंगे फाइनली जो 10-11 लाख पेंशनर्स बच गए, जो ना तो फैमिली पेंशनर्स है, ना गैलेंट्री अवार्ड विनर्स है, ना ही वो 70 साल से अधिक है। तो इन 10-11 लाख पेंशनर्स को जो अंतिम किस्त पर आते हुए भुगतान के आकार और विभिन्न परिचालन कारकों पर विचार करते हुए 4 किस्तों में से एक किस्त का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, और सरकार ने कहा कि हम बची हुई 3 किस्तें 31 मार्च 2023 तक दे देंगे, लेकिन भुगतान इनको 4 किस्तों में ही करेंगे। तो ये सरकार ने प्रोपोजल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अब आगे फैसले में कहा गया है कि केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन स्कीम के संदर्भ में इस न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। साथ ही जो सामग्री रिकॉर्ड पर रखी गई है उसका समय सीमा के अनुपालन के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पहले से जो पारित किए जाने वाले आदेश है उनकी प्रकृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और आगे भी जो आदेश पास किए जाएंगे उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो पैरा 10 में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कहा कि 25 लाख पेंशनर्स में से 4 लाख पेंशनर्स ओआरओपी के दायरे से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वे 2015 में रैंक के लिए औसत पेंशन की तुलना में अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे 2015 की बजाय 2018 होना चाहिए था। अब जो कुल पेंशनर्स की संख्या अब 21 लाख है जिनको ओआरओपी एरियर देना है। 21 लाख पेंशनर्स में से केंद्र सरकार ने यह कहा कि 30 अप्रैल 23 तक फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्डीज को वो ओआरओपी की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करेगी। जाहिर तौर पर इस तरह का वर्गीकरण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि फैमिली पेंशनर्स के कमाने वाला कोई नहीं है, और वीरता पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा प्रदान की है, जिसे इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आगे इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगियों जिनकी संख्या लगभग 4 लाख, उनको भी 5 महीने की बाहरी सीमा के भीतर जो ओआरओपी का देय बकाया है उसका भुगतान किया जाएगा। और 10 से 11 लाख पेंशनर्स के बचे हुए समूह के संबंध में भुगतान के आकार और परिचालन आवश्यकताओं को देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के भीतर 3 किस्तों में उनकी बकाया राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव है। मतलब जो केंद्र सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पटल पे बेंच के सामने रखा उसको बेंच ने यहाँ पे दोहराया। अब फाइनल जो फैसले का समय आ चुका है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं।
पहला आदेश, जो फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विजेता है उनको ओआरओपी का बकाया का भुगतान 30 अप्रैल 2023 को या उससे पहले एक ही किस्त में कर देना है। यानी जो फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स है उनको आप, जो सरकार ने समय मांगा था 30 अप्रैल का, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सहमत होते हुए आदेश दिया कि आप 30 अप्रैल 23 या उससे पहले एक ही किस्त में कर दो। अब बात आती है 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स की, तो उनको ओआरओपी बकाया का भुगतान 30 जून 2023 तक, जो सरकार ने जुलाई तक का समय मांगा था, एक महीना कम करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 30 जून 2023 तक या उससे पहले कर दो। केंद्र सरकार या तो पूरी बकाया राशि का भुगतान एक किस्त में जारी कर सकती है या फिर भुगतान को 2 या अधिक किस्तों में बांट सकती है, लेकिन समय सीमा 30 जून 2023 तक ही है। उससे पहले ही ओआरओपी का एरियर 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को जारी कर देना है। और फैसले में फाइनल जो इन्होंने आदेश दिया कि जो बचे हुए 10-11 लाख पेंशनर्स है उनको ओआरओपी के एरियर का भुगतान 31 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2023 को या उससे पहले समान किस्तों में किया जाएगा। तो इस प्रकार जो 3 अपने महत्वपूर्ण उन्होंने आदेश दिए थे अलग अलग कैटेगरी में बांटते हुए पेंशनर्स को, वो इस प्रकार थे। अब पैरा 3 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनवाई के दौरान भारत के विद्वान महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशों पर विशेष रूप से यह स्पष्ट किया गया कि वर्तमान आदेश के संदर्भ में भुगतान के आस्थगन का अगले समतुल्यकरण यानी जो नेक्स्ट ओआरओपी इक्वलाइजेशन होगा, ओआरओपी 3 का नाम हम दे रहे हैं, उसके प्रयोजन के लिए देय राशि की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब यह बकाया हो जाता है। यानी कुल मिलाकर इस पैरा 3 का जो जिस्ट है वो है कि जो भी ओआरओपी 2 में चला, रिट पेटिशन के कारण, रिव्यू पेटिशन के कारण या जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस दायर की गई है जिसकी वजह से ओआरओपी जो है 4 बराबर किस्तों में दिया जा रहा है, तो इसका असर जो 2024 में ओआरओपी 3 लागू किया जाना है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जब भी बकाया, जब भी वो ड्यू होगा तो ओआरओपी 3 जो है दिया जाएगा। इस प्रकार द मिसलेनियस एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ और पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी स्टैंड डिस्पोज ऑफ। तो इस प्रकार आपने देखा होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो रेस्पोंडेंट की ओर से क्या जवाब दिया गया, जो पेटिशनर्स थे उनकी ओर से क्या जवाब दिया गया, फाइनली जो इनकी हियरिंग के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया वो भी आपने देखा। और ये 20 मार्च 2023 को फाइनल फैसला जारी हो चुका है और ये इसका जो है वापस फाइनल ऑर्डर है। जो मैंने अभी आपको बताया वही बात इसके अंदर लिखी हुई है। इसके अंदर थोड़ा डिटेल में ये लिखा है कि पेटिशनर्स की ओर से कौन कौन वहाँ पे अवेलेबल थे और रेस्पोंडेंट की ओर से यानी यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से वहाँ पे कौन कौन लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 20 मार्च को अवेलेबल थे। फैसला आपके सामने है और इसकी कॉपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है। मुझे ऐसा लगा कि इस फैसले में लिखी हुई हर एक लाइन और हर एक शब्द को आप सबके साथ में रखना चाहिए ताकि आपकी जो लड़ाई थी 1 रैंक 1 पेंशन 2 के लिए, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जजमेंट में आपके लिए क्या बातें लिखी हुई है और इनको जानना इसलिए ज़रूरी भी है कि आने वाले समय में भी हो सकता है ओआरओपी 3 में भी उस समय की जो सरकारें होगी, जिस प्रकार ओआरओपी 2 में हुआ, ओआरओपी 3 में भी हो सकता है। इसलिए ओआरओपी का बैकग्राउंड हमें जानना जरूरी है क्योंकि ये हमारे हक की आवाज़ है। ये हमारा हक है और हक को लेने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इसका परिप्रेक्ष्य यानी बैकग्राउंड क्या है, तभी हम आगे कोई मांग रखना होगा तो रख सकते हैं। तो इस फैसले की कॉपी को मैं पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। किसी को चाहिए डाउनलोड करना डाउनलोड कर सकते हैं, सेव करके रखना चाहते हैं सेव करके रख सकते हैं और प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो प्रिंट करके रख सकते हैं।
मैंने इस वीडियो में आपको हर एक पैराग्राफ वाइज कंप्लीट जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चैनल पर पहली बार हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी यहाँ पे आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो जानकारी आपको इस चैनल द्वारा दी जाती है, हर एक शब्द को आपको समझाया जाता है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप यूं ही लेटेस्ट जानकारियों के साथ में अपडेट होते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।